वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 के हिंदी की एक बुक है वसंत भाग 1। इसके 12th चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। 12th चैप्टर का नाम है संसार पुस्तक है और इस चैप्टर को लिखा है जवाहरलाल नेहरू की एक बुक है। उन्होंने जब उनकी बेटी यानी कि इंदिरा गांधी 10 साल की थी तो उन्होंने अपनी बेटी को बहुत सारे पत्र लिखे थे और उन सारे पत्र का एक संग्रह है जिस बुक में वो सारे पत्र जो भी लिखे थे अलग अलग उस सब का संकलन है। वो एक पुस्तक या बुक कह लीजिए। उसका नाम है पिता के पत्र पुत्री के नाम। तो इसी बुक से ये छोटा सा हिस्सा उठाया गया है इस बुक का, इस चैप्टर का जो आपके बुक में है संसार पुस्तक है के नाम से। ये जो मुख्यतः बेसिकली यानी कि मूल रूप से लिखा गया है, ये लिखा गया है इंग्लिश में, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने इंग्लिश में लिखा था। इंग्लिश से हिंदी में जो ट्रांसलेशन किया गया है इसका, यानी कि अनुवादन का काम किया गया है, वो मुंशी प्रेमचंद ने किया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में थोड़ा बहुत। तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था और हम बाल दिवस जो मनाते हैं 14 नवंबर को मनाते हैं क्योंकि बच्चों से बहुत प्यार करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और बच्चे भी उनसे काफ़ी प्यार करते थे। तो उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पे ये बाल दिवस मनाया जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को ब्रिटिश भारत में इलाहाबाद में हुआ था। ब्रिटिश भारत यानी कि तब भारत जो था वो ब्रिटिशर्स का गुलाम था, यानी अंग्रेज़ों का जो शासन था हमारे देश पे। उनके पिता मोतीलाल नेहरू, जिनका जन्म 1861 को और उनकी मृत्यु 1931 को हुई थी, एक धनी बैरिस्टर जो कश्मीरी पंडित थे। उनके पिता मोतीलाल नेहरू क्या थे? बैरिस्टर थे, वकील थे, वकालत करते थे और वे एक कश्मीरी पंडित थे। मोतीलाल नेहरू सारस्वत कौल ब्राह्मण समुदाय से थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष चुने गए थे। कौन? मोतीलाल नेहरू। उनकी माता स्वरूपा रानी थुस यानी कि जवाहरलाल नेहरू की माताजी, जो लाहौर में बसे एक सुपरिचित कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से थे। मोतीलाल की दूसरी पत्नी थी, वह पहली पत्नी की प्रसव के दौरान मृत्यु हो गई थी। तो जो जवाहरलाल नेहरू की माताजी थी वो उनके पिता यानी कि मोतीलाल नेहरू जी की दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी का क्या हुआ था? पहली पत्नी का प्रसव के दौरान यानी कि बच्चे की डिलीवरी के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। जवाहरलाल नेहरू 3 बच्चों में सबसे बड़े थे, जिनमें बाकी 2 लड़कियाँ थीं। बड़ी बहन जिनका नाम विजयलक्ष्मी था, बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। सबसे छोटी बहन जो उनकी थी कृष्णा हठी सिंह, एक उल्लेखनीय लेखिका बनी और उन्होंने अपने परिवारजनों से संबंधित कई पुस्तकें लिखी। तो ये 3 भाई बहन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1890 के दशक में नेहरू परिवार कैसा था, मतलब क्या क्या चीज़ें थी वहाँ पे? तो जवाहरलाल नेहरू ने दुनिया के कुछ बेहतरीन स्कूलों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा हैरी से और कॉलेज की शिक्षा ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज यानी कि लंदन से पूरी की थी। तो इस कौन से स्कूल में पढ़े थे? हैरो। और कॉलेज कौन सा था उनका? ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज, यानी कि ट्रिनिटी कॉलेज और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है लंदन, वहाँ से उन्होंने पढ़ाई पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ही पूरी की थी। इंग्लैंड में उन्होंने 7 साल व्यतीत किए, जिसमें वहाँ के फैबियन समाजवाद और आयरिश राष्ट्रवाद के लिए एक तर्कसंगत दृष्टिकोण विकसित किया। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू 1912 में भारत लौटे और वकालत शुरू की अपने पिता की तरह, क्योंकि उनके पिता भी बैरिस्टर थे। 1916 में उनकी शादी कमला नेहरू से हुई। 1917 में जवाहरलाल नेहरू होम रूल लीग में शामिल हो गए। सन 1947 में भारत को आज़ादी मिलने पर जब भावी प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस में मतदान हुआ, ये देखिए मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। ये जो लिखा हुआ है ये 1947 लिखा हुआ है, हिंदी में है 1947। ओके। तो 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली तो प्रधानमंत्री कौन होगा, इस पे बहस शुरू हो गई। तो कांग्रेस पार्टी यानी कि जिससे ये जुड़े हुए थे,
तो उसमें मतदान हुआ, वोटिंग की गई, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सबसे ज़्यादा वोट मिले। जिसके बाद उसके बाद जो सेकंड नंबर पे थे वे आचार्य कृपलानी, इनको वोट मिले थे। तो विनर कौन था? वल्लभ भाई पटेल, और दूसरे नंबर पे थे कृपलानी, आचार्य कृपलानी। लेकिन गांधी जी के कहने पर सरदार पटेल और आचार्य कृपलानी ने अपना नाम ही वापस ले लिया और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। तो अगर वोटिंग के हिसाब से प्रधानमंत्री बनाया जाते तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल बनाए जाते, लेकिन किसी भी वजह से हो, महात्मा गांधी के कहने पे ही या कोई और रीज़न रहा हो, जिसके वजह से आचार्य कृपलानी और वल्लभ भाई पटेल ने अपना नाम वापस ले लिया कि हम नहीं चुनाव लड़ेंगे, हमें नहीं बनना है प्रधानमंत्री। फिर वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया और वे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। बहुत से लोगों का विचार है कि नेहरू ने अन्य नेताओं की तुलना में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत कम योगदान दिया था। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है उनसे ज़्यादा काम और नेताओं ने किया था, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, कृपलानी हो गए और बाल गंगाधर तिलक हो गए, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। फिर भी गांधी जी ने उन्हें भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बना दिया। किन्हें? नेहरू को महात्मा गांधी के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में जाना जाता है। गांधी पर यह आरोप भी लगता है कि उन्होंने राजनीति में नेहरू को आगे बढ़ाने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल समेत कई सक्षम नेताओं की कीमत पर किया। यानी कि नेहरू को वो आगे बढ़ाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया किनके फ्यूचर के साथ? सरदार वल्लभ भाई पटेल और भी बहुत सारे जो कि उम्दा नेता थे और काफ़ी टैलेंटेड थे नेहरू के मुकाबले में, उनके फ्यूचर को उन्होंने दांव पे लगा दिया। समस्त राजनीतिक विवादों से दूर नेहरू जी ने निसंदेह एक उत्तम लेखक थे। तो ये सब तो हो गया उनके लाइफ से जुड़े, उनके पॉलिटिकल लाइफ से जुड़े कंट्रोवर्सीज़। लोग उनको पसंद बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग नहीं करते हैं, लेकिन इसके बावजूद इस बात से हम मुकर नहीं सकते, इस बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते कि वे एक बहुत ही उत्तम लेखक थे। राइटर की जहाँ तक बात आती है तो बहुत ही उम्दा लेखक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। राजनीतिक क्षेत्र में लोकमान्य तिलक के बाद जमकर लिखने वाले नेताओं में वे अलग से पहचाने जाते हैं। दोनों के क्षेत्र अलग है, परंतु दोनों के लेखन में सुसंबद्धता पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है। नेहरू जी स्वभाव से ही स्वाध्यायी थे, ठीक है, स्वाध्यायी थे। उन्होंने महान ग्रंथों का अध्ययन किया था। सभी राजनीतिक उत्तेजनाओं के बावजूद वे स्वाध्याय के लिए रोज़ ही समय निकाल लिया करते। यानी कि स्वाध्याय का मतलब है कि स्व अध्ययन के लिए, पढ़ने के लिए टाइम निकाल लेते थे। परिणाम स्वरूप उनके द्वारा रचित पुस्तकें भी एक अध्ययन पुष्ट व्यक्ति की रचना होने की सहज प्रतीति कराती है। यानी कि उनके लेखन को जब आप देखेंगे तो इससे पता चलता है कि वो कितने विद्वान थे और कितना पढ़ते थे। नेहरू जी ने व्यवस्थित रूप से अनेक पुस्तकों की रचना की है। राजनीतिक जीवन के व्यस्ततम संघर्षपूर्ण दिनों में लेखन हेतु समय के नितांत अभाव का हल उन्होंने यह निकाला कि जेल के लंबे नीरस दिनों को सृजनात्मक बना लिया जाए। देखिए, टाइम की बहुत कमी थी, बहुत सारी घटनाएं एक साथ हो रही थी, स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड घटनाएं हो रही थी, उनके अपने जीवन में कुछ ना कुछ चल रहा था, तो पढ़ाई के लिए कैसे टाइम निकाला जाए। तो उन्हें जेल हो गई थी उसी दौरान और उन्होंने जेल में ही रह करके उसी चीज़ को पॉजिटिव वे में लिया और उन्होंने सोचा कि जेल में मेरे पास बहुत सारा टाइम है तो क्यों ना मैं इसको पढ़ने में लगाऊँ, और उन्होंने जेल में ही बहुत सारी पुस्तकें लिख दी। इसलिए उनकी अधिकांश पुस्तकें जेल में ही लिखी गई है। उनके लेखन में एक साहित्यकार के भाव प्रवण तथा इतिहासकार के खोजी हृदय का मिला जुला रूप सामने आया है। इंदिरा गांधी को काल्पनिक पत्र लिखने के बहाने, ये जो आपका चैप्टर है ये भी उनके द्वारा लिखे गए, इंदिरा गांधी को लिखे गए पत्र का ही एक छोटा सा हिस्सा है। तो इंदिरा गांधी को काल्पनिक पत्र लिखने के बहाने, काल्पनिक पत्र, वो कहते तो ये थे कि मैं अपनी बेटी को लिख रहा हूँ, लेकिन वो काल्पनिक होता था, लाइक इमेजिनरी होता था, और वो उस पत्र के माध्यम से लोग तो यही समझते थे कि अपनी बेटी को लिख रहे हैं, लेकिन उस बेटी के बहाने वो पूरी दुनिया को कुछ ना कुछ बताते रहते थे। तभी तो कोई आप बताइए, क्या आप अपने लेटर को पब्लिश करोगे क्या लोगों के सामने? नहीं, क्योंकि उनका मकसद यही था कि मैं बेटी के ही बहाने पूरी दुनिया को कुछ न कुछ सिखाऊंगा, इसलिए वो अपने पत्र को सार्वजनिक कर देते थे। इंदिरा गांधी को काल्पनिक पत्र लिखने के बहाने उन्होंने विश्व इतिहास का अध्याय दर अध्याय लिख डाला। ये पत्र वास्तव में कभी भेजे नहीं गए,
परंतु इससे विश्व इतिहास की झलक जैसा सहज संप्रेष्य तथा सुसंबद्ध ग्रंथ सहज ही तैयार हो गया। भारत की खोज यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया ने लोकप्रियता के अलग प्रतिमान रचे हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक है और ये बहुत ही लोकप्रिय हुआ है, जिस पर आधारित भारत एक खोज नाम से एक उत्तम धारावाहिक का निर्माण भी हुआ है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया से इंस्पायर होके वहाँ से वो चीज़ें उठा करके एक सीरियल भी बना है, इस पर धारावाहिक बना है जिसका नाम है भारत एक खोज। उनकी आत्मकथा यानी कि उनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी मेरी कहानी के बारे में सुप्रसिद्ध मनीषी सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मानना है कि उनकी आत्मकथा जिसमें आत्मकरुणा या नैतिक श्रेष्ठता को ज़रा भी प्रमाणित करने की चेष्टा किए बिना उनके जीवन और संघर्ष की कहानी वर्णित की गई है, जो हमारे युग की सबसे अधिक उल्लेखनीय पुस्तकों में से एक है। तो ये कुछ उनके द्वारा लिखे गए पुस्तकें थी। तो इन पुस्तकों के अतिरिक्त नेहरू जी ने अगणित व्याख्यान दिए, यानी कि वो लेक्चर भी देते थे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में, अलग अलग कॉलेजेस में, जहाँ पे भी उन्हें बुलाया जाता था वहाँ पे जाके। तो पुस्तकें तो उन्होंने लिखी ही लिखी है, उसके अलावा बहुत सारे व्याख्यान दिए हैं, लेक्चर दिए हैं, लेख लिखे हैं तथा पत्र लिखे हैं। इनके प्रकाशन हेतु जवाहरलाल नेहरू स्मारक निधि ने एक ग्रंथमाला के प्रकाशन का निश्चय किया। इसमें सरकारी चिट्ठियों, विज्ञप्तियों आदि को छोड़कर अस्थायी महत्व की सामग्रियों को चुनकर प्रकाशित किया गया। जवाहरलाल नेहरू वांगम्य नामक इस ग्रंथमाला का प्रकाशन अंग्रेजी में 15 खंडों में हुआ तथा हिंदी में सस्ता साहित्य मंडल ने इसे 11 खंडों में प्रकाशित किया। तो जो उनकी पुस्तकें हैं, प्रकाशित पुस्तकें, वो क्या क्या है तो देखिए, पिता के पत्र पुत्री के नाम जो 1929 में प्रकाशित हुआ था, पब्लिश हुआ था। विश्व इतिहास की झलक, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, 2 पार्ट्स में रिलीज़ किया गया, पब्लिश किया गया 1933 में, 1933 में। मेरी कहानी एंड ऑटोबायोग्राफी, उनकी ऑटोबायोग्राफी है जो 1936 में पब्लिश हुआ। भारत की खोज, हिंदुस्तान की कहानी या द डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1945 में हुआ। राजनीति से दूर, इतिहास के महापुरुष, राष्ट्रपिता जवाहरलाल नेहरू वांगम्य, जो कि 11 खंडों में प्रकाशित हुआ। तो ये कुछ पुस्तकें हैं उनके द्वारा लिखी गई। नेहरू जी की मृत्यु 27 मई 1964 के दिन हृदयाघात के कारण हुई, यानी कि हार्ट अटैक के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उनके अंतिम संस्कार में 1.5 मिलियन लोग इकट्ठा हुए थे, यानी कि 1.5 मिलियन लोग, हाँ, लगभग 15 लाख लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। गांधी जी के बाद किसी के अंतिम यात्रा में आए लोगों की ये सर्वाधिक संख्या है। तो सबसे ज़्यादा भीड़ जो इकट्ठा हुई थी वो जब गांधी जी की मृत्यु हुई थी तब लोग गए थे शव यात्रा में, और उससे कम, मतलब थोड़ा सा ही कम, यानी कि 15 लाख बहुत ज़्यादा जनसंख्या होती है, ये जब नेहरू जी की मृत्यु हुई थी तो वहाँ पे लोग जुटे थे। तो इससे उनके लोकप्रियता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो ये छोटा सा परिचय था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अब आगे बढ़ते हैं और जितने भी प्रश्न हैं उसके उत्तर को डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? तो लेखक के अनुसार पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और अनेकों ऐसी चीज़ें जिसके माध्यम से इतिहास को पढ़ा जा सकता है। इसलिए लेखक ने इन सब चीज़ों को प्रकृति का अक्षर कहा गया है। तो इतिहास से हमें क्या जानकारी मिलती है कि आज से हज़ारों साल पहले क्या होता था, लोग कैसे थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे रहते थे, और भी बहुत सारी बातें। ये सब कुछ हमें इतिहास से ही पता चलता है। और इतिहास क्या है? इतिहास वही तो है जो पुरानी चीज़ें हैं, जो पुराने पहाड़ है, समुद्र है, नदियाँ हैं, सितारे हैं, पुराने जानवरों की हड्डियाँ हैं, पुराने धरती के नीचे दबे हुए पेड़ है, कोयले हैं, यही सब तो इतिहास है। तो इन सारी चीज़ों को क्या कहा है लेखक ने? प्रकृति के अक्षर। दूसरा प्रश्न है, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? तो लाखों करोड़ों वर्ष पहले जब मनुष्य का अस्तित्व नहीं था, यानी कि मनुष्य का एग्जिस्टेंस नहीं था, तो ये पृथ्वी बेहद गर्म थी। धीरे धीरे उसमें विभिन्न तरह के परिवर्तन हुए और सबसे पहले जानवरों और पेड़ पौधों का अस्तित्व आया पृथ्वी पे। अगला प्रश्न है, दुनिया का पुराना हाल किन चीज़ों से जाना जाता है? उसके कुछ नाम लिखो। तो दुनिया का पुराना हाल पुरानी चीज़ों के अध्ययन व जीवाश्मों के माध्यम से जाना जाता है, जैसे समुद्र, पहाड़, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ इत्यादि। अगला प्रश्न है,
गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है? तो गोल चमकीला रोड़ा कहता है कि वो कभी एक चट्टान का हिस्सा था। रोड़ा का मतलब होता है जो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े जो टूट जाते हैं, हाँ, जिन्हें आप बहुत सारे लोग गिट्टियाँ भी कहते हैं। रोड़ा वो क्या बताता है? क्योंकि वो कभी ना कभी एक बड़े से चट्टान का हिस्सा था और वो टूट करके इतना छोटा हुआ है, तो वो बताता है कि वो कभी एक चट्टान का हिस्सा था, उससे टूटकर वह चट्टानों की ही तरह नुकीला और खुरदरा था। बहुत वक्त तक वो पहाड़ों में यूं ही पड़ा रहा और एक दिन पहाड़ों में बहते हुए पानी ने उसे घाटी में जा धकेला, घाटी ने उसे पहाड़ी नाले में धकेला, पहाड़ी नाले ने उसे दरिया में धकेल दिया और फिर इसी लुढ़का लुढ़की में वो बड़े दरिया में धकेला गया और उसके तल में लुढ़कते लुढ़कते वह घिस कर चमकदार और चिकना रोड़ा बन गया और रोड़े को दरिया ने जब अपनी पकड़ से छोड़ा तो एक बच्ची ने उसे पा लिया। तो देखा किस तरीके से वो रोड़ा कहाँ से क्या कैसे कैसे, तो धीरे धीरे इससे क्या पता चलता है कि हमारी प्रकृति जो है वो धीरे धीरे चेंज होती रहती है, कुछ न कुछ घटनाएं रोज़ होती रहती है। और वो रोड़ा कैसे बना, इन्हीं प्रकृति चेंजेस का, इन्हीं प्राकृतिक बदलावों का वो नतीजा था। अगला प्रश्न है, गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता? देखिए, जब दरिया ने उसे छोड़ा तो एक बच्ची को मिल गया, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, वो दरिया और आगे उसे धकेलते हुए ले जाता तो क्या होता? तो अगर दरिया गोल चमकीले रोड़े को अपने साथ और आगे बहा कर ले जाता तो दरिया में लुढ़कते लुढ़कते उसका अस्तित्व एक चमकीले नुकीले रोड़े से अंत में बालू का एक ज़र्रा मात्र रह जाता, यानी कि वो इतना छोटा हो जाता कि एक बालू के जितना वो बन जाता और अंत में समुद्र के किनारे समुद्र की रेत बनकर बालू का किनारा बन जाता, जिस बालू पर बच्चे खेलते कूदते और उस पर अनेकों बालू के घर बनाते हुए आनंद का अनुभव लेते। अंतिम है, अगला प्रश्न है, नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया है कि दुनिया कैसे शुरू हुई। उन्होंने क्या बताया है? पाठ के आधार पर लिखो। नेहरू जी के अनुसार हजारों करोड़ों वर्षों पूर्व इस धरती पर किसी मनुष्य का अस्तित्व नहीं था। पहले यहाँ पर जानवर रहा करते थे, परंतु उनसे पहले तो यहाँ कोई जानदार चीज़ थी ही नहीं, क्योंकि धरती बेहद गर्म थी। धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होना आरंभ हुआ और तब जाकर यहाँ जीने योग्य वातावरण पनपने लगा और इस पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया। अगला प्रश्न है, इस बीच वह दरिया में लुढ़कता रहा। ये जो पंक्ति आप पढ़ रहे हैं, इस बीच वह दरिया में लुढ़कता रहा। नीचे लिखी क्रियाएं पढ़ो, क्या इनमें लुढ़कना में तुम्हें कोई समानता नजर आती है? ढकेलना, सरकना, खिसकना, इन 4 क्रियाओं का अंतर समझाने के लिए इनसे वाक्य बनाओ। तो देखिए, लुढ़कता रहा, ये क्या है? लुढ़कना एक क्रिया है, एक्शन है। वैसे ही ढकेलना भी क्रिया है, सरकना भी क्रिया है, खिसकना भी क्रिया है। तो ये जो 4 क्रियाएं हैं, इनसे वाक्य बनाने के लिए बोला है। तो ढकेलना का क्या हो जाएगा? पत्थर को ऊपर से ढकेलना ही सही था। ढकेलता, वह मुझको ढकेलता आ रहा है। सरकना, सांप ने धीरे धीरे सरकना शुरू किया। सरकता, मैं सरकता हुआ भीड़ से निकल आया। और खिसकना, वो मीटिंग में खिसकना चाहता था। खिसकाता, वह कुर्सी खिसकाता है। तो देखिए, लुढ़कता और लुढ़कना दोनों क्रिया था, ठीक है। उसी तरीके से ढकेलना, ढकेलता, सरकना, सरकता, खिसकना, खिसकता, इन्हीं से, जैसे लुढ़कता से लुढ़कना हो गया, वैसे ही ढकेलना से ढकेलता, सरकना से सरकता, और ये सारी क्रियाएं हैं। और इससे हमने क्या बना दिया? इससे हमने बना दिया वाक्य। तो अंतर क्या हुआ? तो पत्थर को ऊपर से ढकेलना ही सही था और वह मुझको ढकेलता आ रहा है। तो दोनों में समानता है, बस फ़र्क इतना है कि कहीं पे इंसान खुद पे वो क्रिया कर रहा है और कहीं पे वो किसी और पे वो क्रिया लगा रहा है। अगला प्रश्न है, चमकीला रोड़ा यहाँ रेखांकित विशेषण चमक संज्ञा में ईला प्रत्यय जोड़ने पर बना है। अच्छा, फिर से समझिए, जैसे ये पढ़िए, चमकीला रोड़ा। तो चमकीला रोड़ा यानी कि चमकीला क्या है? एक विशेषण है। और ये विशेषण कैसे बना है? चमक, संज्ञा है चमक और उसमें ईला प्रत्यय जोड़ दिया तो बन गया चमक प्लस ईला, चमकीला।
ओके, तो चमक क्या है? संज्ञा है, और ईला प्रत्यय है, जोड़ने से बन गया विशेषण। निम्नलिखित शब्दों में यही प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाओ और उसके साथ उपयुक्त संज्ञाएं लिखो। जैसे पत्थर में ईला जोड़ करके बनाइए, कांटा ईला प्रत्यय जोड़ के बनाइए, रस में ईला जोड़ दीजिए, जहर में ईला जोड़ दीजिए, तो क्या बनेगा? तो पत्थर में जब ईला जोड़ देंगे तो बनेगा पथरीला, रस प्लस ईला बनेगा रसीला, कांटा प्लस ईला बनेगा कंटीला, और जहर प्लस ईला बनेगा जहरीला। तो देखिए संज्ञा में जब हमने ईला प्रत्यय जोड़ दिया तो बन गया विशेषण। इस तरीके से बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो। ये लाइन पढ़िए, सेंटेंस, जब तुम मेरे पास रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सारी बातें पूछा करती हो। यह वाक्य दो वाक्यों से मिलकर बना है ना? क्या क्या? ये देखिए, एक वाक्य यहाँ तक हो गया और एक वाक्य इसके बाद हो गया, मतलब ये और इसके बाद ये दोनों लाइन से मिलकर एक वाक्य बना है। जब तुम मेरे साथ रहती हो, कॉमा यानी कि पॉज लेना है उसके बाद, तो अक्सर मुझसे बहुत सारी बातें करती हो। तो इस और इस वाक्य को किस वर्ड ने जोड़ा हुआ है, किस शब्द ने जोड़ा हुआ है? तो जो है, तो इस वर्ड ने जोड़ा है इन दोनों को। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ दो वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बना है। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम तो, ये जो तो वर्ड है यानी कि तब कर रहे हैं, इसलिए इसे योजक कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसे वर्ड्स को? योजक। जो दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ते हैं, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं योजक। तो योजक क्या है? तो एक योजक है, इसलिए इन्हें योजक कहते हैं। योजक के रूप में कभी कोई बदलाव नहीं आता, इसलिए वो अव्यय का एक प्रकार होता है। ठीक है, नीचे वाक्यों को जोड़ने वाले कुछ और अव्यय दिए गए हैं, उन्हें रिक्त स्थानों में लिखो। इन शब्दों से तुम भी एक एक वाक्य बनाओ। अच्छा, तो देखिए, जैसे इसको जोड़ने के लिए ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, इसको जोड़ने के लिए कौन सा योजक या अव्यय हम लगाएंगे जिससे ये दोनों वाक्य एक साथ जुड़ जाएंगे? तो देखिए, पढ़ते हैं क्या है। कृष्णन फिल्म देखना चाहता है, डैश मैं मेले में जाना चाहती हूँ। तो अगर इन्हें ऐसे बोले, कृष्णन फिल्म देखना चाहता है, मैं मेले में जाना चाहती हूँ, तो थोड़ा अधूरा सा लग रहा है। तो इन दोनों को पूरा करने के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल हम करेंगे? तो लिखेंगे कृष्णन फिल्म देखना चाहता है। अब इनसे कोई एक वर्ड आपको सेलेक्ट करके उस खाली स्थान में भरना है। तो क्या भरेंगे? कृष्णन फिल्म देखना चाहता है, बल्कि मैं मेले में जाना चाहती हूँ, तो ये अच्छा नहीं लग रहा। कृष्णन फिल्म देखना चाहता है इसलिए मैं मेले में जाना चाहती हूँ, ये भी अच्छा, ये भी सटीक नहीं है। कृष्णन फिल्म देखना चाहता है परंतु मैं मेले में जाना चाहती हूँ, तो ये परंतु यहाँ पे लगेगा, परंतु। ठीक है, ऐसे ही एक एक वर्ड, ये जितने वर्ड्स हैं कहीं ना कहीं लगेंगे। तो चलिए आंसर को देख लेते हैं। कृष्णन फिल्म देखना चाहता है परंतु मैं मेले में जाना चाहती हूँ, तो यहाँ पे अव्यय क्या है? परंतु अव्यय लग गया, योजक का काम कर रहे हैं। मुनिया ने सपना देखा कि वह चंद्रमा पर बैठी है। छुट्टियों में हम सब तो दुर्गापुर जाएंगे, न कि जलंधर। सब्जी कटवा कर रखना ताकि घर आते ही मैं खाना बना लूँ। यदि मुझे पता होता कि शमीम बुरा मान जाएगा तो मैं यह बात ना कहता। मालती ने तुम्हारी शिकायत नहीं बल्कि तारीफ ही की थी। इस वर्ष फसल अच्छी नहीं हुई है, इसलिए अनाज महंगा है। विमल जर्मन सीख रहा है, न कि फ्रेंच। तो देखा किस तरीके से हमने अव्यय लगा दिया, यानी कि जो योजक थे। तो इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन थे, हमने सब डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ। अगर आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ, अगर आप पेरेंट हैं तो अपने बच्चों के साथ। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये वीडियो। और हमारा पेज है NCERT जोन के नाम से, फेसबुक पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। वहाँ पे जाके हमें लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज को। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द NCERT जोन। साथ ही साथ इफ़ यू वांट टू डाउनलोड द PDF फाइल ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, तो लिंक गिवन है कहाँ पे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF फाइल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए NCERT जोन के साथ। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।